Hello guys, in today's lecture we will discuss topic number 4.11 of 4th unit, that is the comparison with experimental PV curves। कल हमने बेटा वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिराइव किया था और आज हम पढ़ेंगे कि वंडरवॉल इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटल कर्व से पीवी कर्व के थ्रू कैसे कंपेयर कर सकते हैं और क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। देखिए, जो वंडरवॉल इक्वेशन है गैस की स्टेट के लिए, इसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया गया पीवी डायग्राम के थ्रू। तो वंडरवॉल इक्वेशन हमारे पास होती है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और यहाँ से अगर हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो ये अपने पास बनेगी आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ओके, अब केस फर्स्ट लेते हैं कि जब वॉल्यूम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, दैट मीन्स प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो इन दैट केस। ठीक है, तो वॉल्यूम इन्फिनिटी पे प्रेशर हमारा जीरो के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है और बी को अप्रोच कर रही है, तो बी माइनस बी, जब बी को बी पुट करेंगे, बी माइनस बी जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, और बी बहुत ही स्मॉल है, बहुत कम वैल्यू है, तो ये लगभग जीरो के नियर अबाउट ही है, तो समथिंग अपॉन जीरो वो भी इन्फिनिटी। तो इट मीन्स इस केस में जब वॉल्यूम को हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं और बी के अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, तो तब प्रेशर हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। तो इट मीन्स कर्व हमारा कैसा आएगा पीवी डायग्राम में। अगर देखें, प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे ले लें, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आना चाहिए ना कि वॉल्यूम जीरो पे तो प्रेशर इनफाइनाइट है और वॉल्यूम इन्फिनिटी पे प्रेशर जीरो है, तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए ग्राफ। तो अब देखिए क्या होता है कि कर्व को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट किया गया है इस पीवी डायग्राम में, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, जैसे 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे इनको प्लॉट किया गया है। दैट इज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, मतलब वंडरवॉल इक्वेशन के थ्रू जो रिजल्ट्स हैं उसको प्लॉट किया गया डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो जो पीवी कर्व मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो वंडरवॉल इक्वेशन से जो हमें मिल रही है वो लगभग एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व से, जो कि एंड्रू ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था रिजल्ट, उससे लगभग मैच करती है, सेम है। लेकिन वो पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे और उससे अबव टेम्परेचर पे लगभग सेम मिलती है। कब? क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच नहीं करते। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि कर्व जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है, वो वंडरवॉल इक्वेशन की वजह से एंड्रू एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ बेटा, ये क्रिटिकल पॉइंट जो दिखा रखे है ना, तो इस पॉइंट पे हमारी मैचिंग नहीं हो रही, उसके बाद हमारा वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ग्राफ जो है। तो जो हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ से देखिए बेटा, ये जो पॉइंट्स नहीं ले रखे QOM, ये जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रखी है, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म के थ्रू मिला था। एंड्रू ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये एक्सपेरिमेंटल कर्व मिली थी, QOM वाला पोर्शन है जो। बट ये जो पोर्शन है MnO_P_Q, ये जो है बेटा, ये वंडरवॉल इक्वेशन के थ्रू मिला हुआ पोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल है QOM वाला, और जो MnO_P_Q है ये थ्योरेटिकल वंडरवॉल इक्वेशन से जो मिले वो है। अब देखिए, ये रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे ना, एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं कर रहा। तो जो पोर्शन देखिए, ये जो Mn है, ये जो हाई पीक मिल रही है बेटा, Mn वाला पोर्शन नहीं मिल रहा हमें, ये वाला, ये तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वेपर्स की सुपर कूलिंग होती है, ये सुपर कूलिंग की वजह से मिल रहा है ऐसे पीक जो मिल रही है। बट जो ये वाला पोर्शन है हमें मिल रहा PQ, ये जो डिक्रीजिंग वाला मिल रहा है ना PQ, ये एक्चुअली लिक्विड रीजन है, बाद में वो वेपर्स में कन्वर्जन हो गया, वो इधर वेपर्स रीजन शो हो रहा है। तो लिक्विड रीजन में जो PQ पोर्शन मिल रहा है, ये शो कर रहा है लिक्विड की सुपर हीटिंग को। लिक्विड्स का जब टेम्परेचर मिलेगा तो वो सुपर हीटिंग हो जाए अगर उनकी, ये उस वजह से है, और ये वेपर्स की कूलिंग की वजह से Mn पोर्शन है। ओके, लेकिन जो NOP ये पोर्शन है ना बेटा, NOP ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज के साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, प्रेशर वॉल्यूम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था। बट इसके अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ये NOP कर्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो हाई टेम्परेचर पे
जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व है वो लगभग सेम मिलते हैं। हाई टेम्परेचर पे जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर में तो हमने अभी देखा इतनी मैचिंग नहीं हो पाई ना, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट के बाद। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। 4.12 ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 4.13 दैट इज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। देखिए लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ये जो करस्पॉन्डिंग स्टेट का प्रिंसिपल था ये वंडरवॉल ने दिया था, और एक्चुअली इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं हमारे, इनको अगर कुछ फैक्टर से रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो तब भी हमें गैस का बिहेवियर सेम मिलता है एज दैट ऑफ द प्रीवियस बिहेवियर। तो इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग स्टेट्स ले सकते हैं हम कुछ फैक्टर से रिड्यूस करके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को सेम ही बिहेवियर गैस शो करती है उस पर भी। और जैसे मान लेते हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गैस का है PTV, इस टाइप से हम शो कर रहे हैं, और अगर हम इनको कुछ फैक्टर से रिड्यूस करते हैं, मतलब कि क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दें प्रेशर को, क्रिटिकल टेम्परेचर से T टेम्परेचर को डिवाइड कर दें, क्रिटिकल वॉल्यूम से V वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, तो इन वैल्यूज़ को जब हम लेते हैं तो भी गैस का बिहेवियर पहले वाला ही मिलता है। ओके, तो अब इनका क्या रोल है, मतलब रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेट्स का क्या रोल है, ये यूजफुल है बेसिकली फेज डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। डिफरेंट गैसेस के लिए फेज डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं हम इनका यूज़ करके, ठीक है। तो अब इनके हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स की, इसका रोल क्या है। तो देखिए, एक तो बेटा जो रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेट की यूटिलिटी को हम पता लगा सकते हैं उससे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, PV/nRT कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ना डिफरेंट गैसेस के लिए। इसको हम P जो रिड्यूस्ड प्रेशर है ना PR मान लीजिए, ये जो P/PC है रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको PR मान लीजिए P/PC को, तो हम PV/nRT को प्लॉट करेंगे PR के साथ। तो ये एक तो यूटिलिटी बनती है, इसको हम प्लॉट करके देखेंगे इसका बिहेवियर शो होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है जब प्लॉट करते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो लगभग काफ़ी गैसेस के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है एक पर्टिकुलर कंडीशंस की रेंज में। तो इससे ये पता चलता है कि सभी गैसेस जो होती हैं वो रिड्यूस्ड वेरिएबल की टर्म्स में लगभग सेम बिहेवियर शो करती हैं। तो गैसेस में जो है वो सेम वैल्यू होती है रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेट्स की, और वो जो उनका डेविएशन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वली होता है आइडियल बिहेवियर से। जो गैस का डेविएशन होगा ना वो इक्वली डेविएशन होगा जिनके लिए रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है, ये पता चलता है इस ग्राफ से। और ये जो देखिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ, PV/RT को हमने जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है 1 मोल के लिए लिया है, N को 1 ले लिया, इसको Y एक्सिस पे ले लिया, X एक्सिस पे रिड्यूस्ड प्रेशर ले लिया हमने। अगर इसको प्लॉट करते हैं तो एक तो बेटा ये इन्होंने नाइट्रोजन, मीथेन और प्रोपेन तीनों गैसेस के लिए ये बनाया है जो एक ग्राफ प्लॉट किया है इन्होंने। तो ग्राफ देखिए ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, सेम टाइप की कर्व मिल रही है ना रिड्यूस्ड प्रेशर से जब हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्लॉट किया। तो नाइट्रोजन को इन्होंने सर्कल से दिखा रखा है, मीथेन को ट्रायंगल से, और प्रोपेन को ये जो स्क्वायर टाइप बॉक्स से दिखा रखा है। तो हमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम बिहेवियर मिल रहा है इनका। इस लॉ से ये भी पता चलता है कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को हम पता लगा सकते हैं रिड्यूस टेम्परेचर पे, क्योंकि जो प्रेशर P होते हैं ना वो बहुत कम इफेक्ट डालता है उन पे। तो और एक्सपेरिमेंटली जो है उनको ये मिला था साइंटिस्ट को कि जो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट उसके क्रिटिकल टेम्परेचर का 2/3 होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड, हम ऐसे लिख सकते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड होते हैं ना उनको हम करस्पॉन्डिंग स्टेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका यूज़ किया जाता है गैस का डेविएशन पता लगाने में कि आइडियल बिहेवियर से, एक्सपेरिमेंटली आइडियल बिहेवियर से गैस कितना डेविएट हुई है अपने एक्चुअल मतलब थ्योरेटिकल बिहेवियर जो था, आइडियल बिहेवियर होना चाहिए था, उससे
एक्सपेरिमेंटली जो हमें बिहेवियर मिल रहा है वो कितना डेविएशन से मिल रहा है ये पता चलता है हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है इसकी वैल्यू 1 से लेस है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में, गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो इट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की प्रेजेंस फील होएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एक दूसरे पे इफेक्ट होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। So that is all about the law of corresponding states. Thank you.